Bismillahirrahmanirrahim. I am Minashad, student of Radiology Department 5th semester. My presentation topic is spleen. अब हम इसमें आउटलाइन को डिस्कस करेंगे. आउटलाइन में हम लोग एनाटॉमी, स्प्लीन की एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ स्प्लीन, रप्चर ऑफ स्प्लीन, एनोरिज्म, इंफार्क्शन, स्प्लीनोमेगैली, डेफिनेशन, इटोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और स्प्लीनेक्टमी, इन सब को हम लोग बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे. स्प्लीन एनाटॉमी को सबसे पहले देखते हैं. स्प्लीन एनाटॉमी में हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है और इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं. यानी कि स्प्लीन के अंदर ओल्ड जो आरबीसीज होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है. उसके अलावा इसकी लोकेशन है, स्प्लीन हमारे पास लोकेट करता है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में और इसका जो वेट है वो हमारे पास 150 to 200 ग्राम है और ये जो लाई करती है 9 to 11 रिब्स के दरमियान लाई करती है. मेजर्स अबाउट 7.5 by 2.5 सेंटीमीटर. इसकी ब्लड सप्लाई है. ब्लड सप्लाई में दो आर्टरीज आती हैं, एक स्प्लेनिक आर्टरी और एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज में स्प्लेनिक वेन आती है. उसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ स्प्लीन है. फंक्शन ऑफ स्प्लीन में हमारे पास 4 फंक्शन है: एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, होस्ट डिफेंस, स्टोरेज ऑफ ब्लड. एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस हम लोग फॉर्मेशन और एक्टिवेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो होते हैं आउटसाइड द बोन मैरो, उसको हम लोग एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस कहते हैं. और नेक्स्ट में हमारे पास रप्चर ऑफ स्प्लीन है. रप्चर ऑफ स्प्लीन हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें स्प्लीन की जो सरफेस है वो ब्रेक हो जाती है. अब रप्चर ऑफ स्प्लीन में हम लोग प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स को और कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे. प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर वो कंडीशन या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें डिजीज़ के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इनमें हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, जनरलाइज इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया एंड पायनिया वगैरह है. कॉजेज़ में हमारे पास ट्रॉमा है. 4 टाइप्स के ट्रॉमा है. डायरेक्ट ट्रॉमा है, इनडायरेक्ट ट्रॉमा है, स्पॉन्टेनियस है एंड ऑपरेटिव ट्रॉमा है. इनको डिस्कस किया गया है. डायरेक्ट ट्रॉमा हमारे पास पेनिट्रेटिंग और क्लोज ट्रॉमा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. इनडायरेक्ट ट्रॉमा हमारे पास एग्जांपल फॉल्स फ्रॉम हाइट और कंप्रेशन, उसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रॉमा कहेंगे. और जो स्पॉन्टेनियस ट्रॉमा है वो नेचुरली जो रप्चर हो जाता है ड्यू टू ट्राइवियल ट्रॉमा ओवरलुक बाय पेशेंट. और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिव ट्रॉमा है. ऑपरेटिव ट्रॉमा कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें हमारे पास किसी भी इसोफेगस या स्टमक का तो कोई इंजरी वगैरह आ जाती है तो उसको हम लोग ऑपरेटिव ट्रॉमा कहते हैं. अब उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लीन है. इसमें स्प्लीन को क्लासिफाइड किया हुआ है 5 ग्रेड्स में और इसी ग्रेड्स में 5 ग्रेड्स रखे हुए हैं और इसी ग्रेड्स में स्प्लीन की ट्रीटमेंट भी इसी ग्रेड्स के मुताबिक की जाती है कि मतलब कितने कौन से ग्रेड में कितना % एरिया रप्चर हुआ है उसी के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है. ग्रेड 1 में हमारे पास सब स्केपुलर हेमाटोमा जो कि ग्रेटर देन 10% ऑफ सरफेस एरिया है. और ग्रेड 2 में सब स्केपुलर हेमाटोमा जो कि 10 to 15% ऑफ सरफेस एरिया है. ग्रेड 3 में सब स्केपुलर हेमाटोमा जो कि लेस दैन 15% ऑफ सरफेस एरिया. ग्रेड 4 में कोई भी इंजरी होती है या फिर कोई ब्लीडिंग होती है तो वो स्प्लेनिक कैप्सूल तो वो एरिया होता है. और ग्रेड 5 में शैटर्ड स्प्लीन यानी स्प्लीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो ये इसके 5 ग्रेड्स हैं. उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रप्चर्ड स्प्लीन. इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड एब्डोमिनल पेन, रैपिड लेफ़्ट शोल्डर पेन, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, ब्लड विजन, हेमोरेजिक शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ मैसिव ब्लड लॉस. और उसके बाद अगर ये हमारे पास प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए रप्चर ऑफ स्प्लीन और उसमें हमारे पास ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होगी. उसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस देखते हैं स्प्लीनिक इंजरी की. कंट्रास्ट इन हैज सीटी स्कैन जो है इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड है स्प्लीनिक इंजरी के लिए. उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है. सम पीपल जो है कुछ लोग जो हैं वो इमिडिएटली सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं. अगर तो कोई इंजरी स्मॉल या मॉडरेट हो तो वो हमारे पास रेस्ट और टाइम के साथ या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिकेशंस के साथ कवर हो सकती है विदाउट सर्जरी. और अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो उसमें हम लोग इमीडिएट सर्जरी को रिक्वायर करते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इन्फॉर्क्शन ऑफ स्प्लीन.
स्प्लीनिक इन्फेक्शन वो कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑर्गन जो है वो टिश्यू की डेथ हो जाती है और ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है, तो उसमें हमारे पास इन्फेक्शन की तरफ ऑर्गन चला जाता है। ठीक, और स्प्लीनिक इन्फेक्शन तब भी होती है जब स्प्लीनिक आर्टरी या फिर किसी एक ब्रांच उसकी ऑक्लूडेड हो, फॉर एग्जांपल बाय ब्लड क्लॉट। अब इसमें आगे एटोलॉजी ऑफ स्प्लेनिक इन्फेक्शन के बारे में बताया गया। इसमें हाइपर कोगुलेबिलिटी है, एम्बोलिक डिजीज, ट्रॉमा, स्प्लिनोमेगेली, हीमोग्लोबिनोपैथी, स्प्लिनिक वेस्कुलेचर, स्प्लिनिक टॉर्जन। अब इसमें हाइपर कोगुलेबिलिटी है, इसमें हमारे पास फैक्टर 5 लेडन, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंड मेलिग्नेंसी का बताया हुआ है। एम्बोलिक डिजीज में एट्रियल फिब्रिलेशन, पीएफओ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मेलेंटिक एंडोकार्डाइटिस। ट्रॉमा है, स्प्लिनोमेगेली, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म, लिम्फोमा, बॉचर डिजीज। हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल डिजीज, स्प्लिनिक वेस्कुलेचर, वेस्कुलाइटिस, स्प्लिनिक आर्टरी एनोरिज्म, स्प्लिनिक आर्टरी कंप्रेशन और स्प्लिनिक टॉर्जन में वैंडरिंग स्प्लीन सिंड्रोम। उसके बाद हम साइंस और सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन के। ऑल्दो इट कैन अकर एसिम्टोमेटिकली, और जो टिपिकली सिम्टम्स है इसके पेन इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, समटाइम्स रेडिएट करता है ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और इसमें फीवर और चिल्स होते हैं। इसके बाद डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में हमारे पास सीटी स्कैन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज मोडिलिटी है, और उसके बाद हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग एडुकेट पेन रिलीफ या फिर कोई सप्लीनेक्टमी कर सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन है, रिमूवल ऑफ सप्लीन। उसके बाद हमारे पास एनोरिज्म है, एनोरिज्म हमारे पास बल्ज इन द आर्टरी। ठीक है, एनोरिज्म हम लोग डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को कहते हैं। हमें पता है कि हमारी वेसल्स में 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया। जो हमारे पास मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, उसके जो स्मूथ मसल लेयर होता है, जब उसमें डिफेक्ट आता है तो एनोरिज्म कॉज होता है, तो उसको डायलेशन होती है तो उसको हम लोग एनोरिज्म बोलते हैं। ओवर टाइम जो है एनोरिज्म ग्रो करता है, और लार्जर, जितना एनोरिज्म लार्ज होगा उतना डेंजरस होगा, और ये हमारे पास ज़्यादातर फीमेल में होता है और मेन आर्टेरियल ट्रंक में लाई करता है, और जनरली सिंगल होता है, मे बी मल्टीपल। अब ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं किस वजह से एनोरिज्म कॉज होता है। सबसे पहला जो है वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जिसमें आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं फैट डिपॉजिट्स की वजह से, और जो वो नैरो होती हैं तो वो आर्टरीज की वॉल्स को थिन कर देती हैं, वीकन कर देती हैं, और उसमें हमारे पास एनोरिज्म डेवलप होता है। सेकेंड, हमारे पास इन्फेक्शन है, कोई भी एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, वो भी हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को वीक कर देता है, और उसकी वजह से हमारे पास एनोरिज्म कॉज होता है। थर्ड, हमारे पास कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा टू स्प्लीन, वो भी हमारे पास एनोरिज्म कॉज करेगा। फोर्थ, हमारे पास प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हमारे पास हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और फिर वो वेसल्स को एक्स्ट्रा प्रेशर में डालता है, तो इस वजह से हमारे पास एनोरिज्म का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद फिफ्थ वन जो है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर है, ये भी प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, और इसमें भी हमारे पास एनोरिज्म का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस हम लोग 3 पॉइंट्स के बेसिस पे करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग टेस्ट। मेडिकल हिस्ट्री में हम डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है कि पेशेंट सिम्टम्स के बारे में पूछता है, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछता है, और किसी भी रिस्क फैक्टर एनोरिज्म जैसे कि कोई हाई ब्लड प्रेशर है उसके बारे में पूछेगा, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनोरिज्म के बारे में। सेकेंड, हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट्स की एब्डोमेन, ताकि वो टेंडरनेस, स्वेलिंग और मैस वगैरह को चेक कर सके। उसके बाद इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव होती है, टेस्ट होता है जो कि साउंड वेव्स को यूज़ करके हम लोग इमेज क्रिएट करके डायग्नोसिस करते हैं या अपनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम लोग यंग पेशेंट्स की स्प्लीनेक्टमी करते हैं, यानी स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, या फिर स्प्लीन की आर्टरी जो डिजीज आर्टरी होती है उसको रिमूव करते हैं, और एल्डरली पेशेंट्स में हम लोग उनको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं।
उनके एनोरिज्म की कैल्सिफिकेशन को चेक करते हैं, रप्चर को चेक करते हैं कि उसको उनको ऑब्जर्वेशन टाइम पे रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्प्लिनोमेगेली है। स्प्लिनोमेगेली हमारे पास डिफाइन किया गया है कि उसमें साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है स्प्लीन का, वॉल्यूम, डायमेंशन वगैरह। और स्प्लीन डायमीटर हमारे पास एवरेज ओवर 30 सेंटीमीटर एंड एरिया अबव 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो इसका वेट जो है 400 ग्राम जो उससे अबव जाएगा तो वो हमारे पास स्प्लिनोमेगेली कंसिडर होगी। अब हम लोग इसके बाद स्प्लिनोमेगेली की इटोलॉजी डिस्कस करेंगे, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं स्प्लिनोमेगेली की। कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्प्लीनिक फंक्शन, यानी जितना भी वर्स हो जाता है उसको हम उसमें हमारे पास स्प्लिनोमेगेली की तरफ जाती है। इन्फेक्टिव है, इसमें हमारे पास इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं डिफेंस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन को। उसमें भी हमारे पास स्प्लिनोमेगेली की तरफ चला जाता है ऑर्गन। उसके बाद हाइपरप्लास्टिक स्प्लिनोमेगेली, इसमें हमारे पास एबनॉर्मल ब्लड सेल्स जो हैं रिमूव करते हैं सर्कुलेशन से, तो उसको हम लोग हाइपरप्लास्टिक स्प्लिनोमेगेली कहते हैं। और कंजेस्टिव में जब सिरोसिस होता है विद पोर्टल हाइपरटेंशन और स्प्लिनिक वेन ओक्लूजन होती है या फिर कोई CHF कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है तो वो हमारे पास कंजेस्टिव स्प्लिनोमेगेली होती है उससे। और लास्ट वन है जो इन्फिल्ट्रेटिव है। इन्फिल्ट्रेटिव स्प्लिनोमेगेली जो है वो स्वेलिंग ऑफ मैक्रोफेजेस है विद इनडाइजेस्टिबल मटेरियल्स, उससे भी हमें स्प्लिनोमेगेली होती है। उसके बाद ये 0 से 5 ग्रेड्स तक डिस्कस किया हुआ है। 0 ग्रेड में स्प्लीन हमारे पास नॉर्मल है, इनपल्पेबल स्प्लीन है। और ग्रेड 1 में हमारे पास पल्पेबल स्प्लीन है ओनली ऑन डीप इंस्पायरेशन पे। और ग्रेड 2 में हमारे पास स्प्लीन पल्पेबल है मिड क्लेविकुलर लाइन पर और हाफ वे बिटवीन एम्बलाइकस एंड कोस्टल मार्जिन। और ग्रेड 3 में स्प्लीन एक्सपेंड कर देती है टूवर्ड्स द एम्बलाइकस। और ग्रेड 5 में स्प्लीन एक्सपेंड हो जाती है टूवर्ड्स द सेम्सिस प्यूबिस। उसके बाद हमारे पास सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो हैं वो फीवर है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन है, स्प्लिनिक इन्फार्क्ट होता है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेड सेल, फुलनेस एंड अर्ली स्टेटिटी, फीलिंग्स ऑफ हैवीनेस इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और जॉन्डिस, ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस को देखते हैं। डायग्नोसिस में भी इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आती है। परफॉर्म अ कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC टेस्ट हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग प्लेटलेट्स काउंट एंड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखते हैं। इमेजिंग एग्जामिनेशंस में हम लोग CT, MRI और अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लास्ट में इसकी कंक्लूजन है कि अगर स्प्लीन हमारे पास मिनिमली इनलार्ज है, मतलब इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं है, तो हम लोग उसको रेगुलर ऑब्जर्वेशन से या फिर मेडिकेशंस वगैरह से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट उसकी जो स्प्लीन है वो इनलार्ज है और साथ में रप्चर वगैरह भी है तो उस कोई ट्रॉमा वगैरह है तो उसमें हम लोग को स्प्लिनेक्टमी रिक्वायर्ड होगी। हम लोग स्प्लीन को रिमूव करना, इमीडिएट रिमूव सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्प्लीनेक्टमी है और ये एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है। अब इसमें सर्जरी होती है, उसमें प्री ऑप प्रिपरेशन जो होती हैं उसमें हमारे पास एनेस्थीसिया है, पोजीशन है जिसमें हम लोग पोजीशन सुपाइन होगी पेशेंट की, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इसकी प्री ऑप प्रिपरेशन है। उसके बाद हमारे पास इसके प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सबसे जो पहला स्टेप है वो एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देंगे जनरल एनेस्थीसिया, एक लोकल होता है एक जनरल, लेकिन इसमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देंगे जो कि पेशेंट्स को नम रखेगा और इसमें हमारे उसकी बॉडी को नम रखेगा और उसमें पेन से रिलीफ मिलेगा, उसको पेन फील नहीं होगा ड्यूरिंग सर्जरी। सेकेंड स्टेप हमारे पास इंसिजन है। सर्जन जो है वो इंसिजन करेगा एब्डोमेन में और अंडर द लेफ्ट रिब केज, तो वहाँ वहाँ ताकि वो स्प्लीन तक पहुँच सके। थर्ड में असेसिंग द स्प्लीन, सर्जन जो है वो केयरफुली जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सुपर इम्पोज होते हैं स्प्लीन पे उनको वो साइड करेगा और उस एक्सपोज करेगा स्प्लीन को। और फोर्थ में हमारे पास डिटैचिंग द स्प्लीन, सर्जन जो है वो सेपरेट करेगा स्प्लीन को, जितनी भी इसके अटैचमेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, अदर टिश्यूज़ हैं उससे। और
नेक्स्ट में हमारे पास रिमूविंग द स्प्लीन, सर्जन जो है स्प्लीन को रिमूव करेगा बॉडी से। उसके बाद कंट्रोल ब्लीडिंग है, सर्जन जो है वो सूचर्स को यूज़ करके, क्लिप्स को या अदर मेथड्स को भी यूज़ करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, जो क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल से हो रही होगी, जो कि अटैच थी स्प्लीन के साथ। और उसके बाद इंसिजन को क्लोज करेगा किसी भी सूचर्स के साथ या स्टेपल्स के साथ, और फिर उसके कवर करेगा ड्रेसिंग से। उसके बाद हमारे पास पोस्ट ऑपरेट मैनेजमेंट है। आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट जो है वो उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको हॉस्पिटल में फ्यू डेज के लिए रखा जाएगा ताकि चेक कर सके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स पे रखा जाएगा ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और फिर उसको अवॉइड कर उसको चाहिए कि वो अवॉइड करे फिज़िकल एक्टिविटीज़ से कुछ वीक्स के लिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। थैंक यू।